Good afternoon, students. Today I teach you biology chapter second पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज मैं आपको इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण विषय को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो शीर्षक है वह है परागण, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो व्हाट इज पॉलिनेशन, परागण क्या है, या कितने प्रकार का होता है, और किस प्रकार से पुष्पीय पौधों में परागण की क्रिया के फलस्वरूप युग्मक का निर्माण होता है और बीज कैसे बनता है, ये सारी चीजें आज हम अध्ययन करेंगे। तो परागण जो होता है, पराग कोशों से निकले पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण अनावृत बीजी पौधों में असंभव है। आवृत बीजी पौधों में एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प दोनों पाए जाते हैं। परागण की क्रिया इन दोनों पुष्पीय पादपों में होते हैं, वह चाहे एक लिंगी पुष्पीय पादप हो या दो लिंगी हो। यहाँ पे पराग कण की बात आई। पराग कण कैसे बनते हैं, वो पराग कण किसके साथ संयुग्मित होते हैं, ये सारी चीजें हम आज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, एक पुष्प जो होता है, पुष्प की संरचना आपने देखी होगी। दल, बाह्य दल, पुंज, दल पुंज, पंखुड़ियाँ होती हैं। उन पंखुड़ियों में पुष्प के जननांग होते हैं, जायांग और पुमंग। पुमंग को आप साधारण भाषा में जानते हैं पुंकेसर के नाम से, और जायांग को स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। द्विलिंगी पुष्प में ये चीजें आपको सुस्पष्ट दिखाई देंगी। उदाहरण के स्वरूप गुड़हल, सरसों का पुष्प आप देखेंगे तो वहाँ पर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। इसी पुंकेसर पे परागकण का निर्माण होता है तथा जायांग पे अंडाशय का निर्माण होता है, और उसी अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। परागण की क्रिया में परागकण जब पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होकर अंडाशय में पहुंचता है, तो अंडाणुओं के साथ संयुग्मित होकर जो है बीज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। परागकण और अंडाणुओं के संयुग्मन की क्रिया को परागण की क्रिया के द्वारा ही संभावित किया जा सकता है। परागण दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण, जिसे हम ऑटोगैमी कहते हैं, या सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ, जैसे सेल्फ का नाम इंग्लिश में सेल्फ मीन्स होता है स्वयं,
ऐसे पुष्प या ऐसा परागण जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, या हम कह सकते हैं एक पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर अथवा अपने पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसी क्रिया को स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। स्वपरागण की क्रिया तीन प्रकार की से संपन्न होती है। पहला है उन्मील्य परागणी पुष्प। तीन प्रकार के पुष्प होते हैं। पहला है उन्मील्य परागणी पुष्प, दूसरा है उन्मूलीय परागणी पुष्प जिसे कैलिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, और तीसरा आपका जो टॉपिक है पहला संयुग्मन। परागण स्वपरागण की पहली प्रक्रिया में जो पुष्प बनते हैं वह स्वयुग्मन ऑटोगैमी क्या है? वह अवस्था जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसे एक पौधा है, उसी पौधे पर बहुत सारे पुष्प हैं और पुष्प किसी एक पुष्प का परागकण अपने उसी पुष्प पे पहुंचे अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पौधे पर किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचता है। इस क्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी टू टाइप्स होती है, या हम कह सकते हैं दो प्रकार के पुष्प होते हैं। पहला होता है क्या? उन्मीलीय परागणी पुष्प। ऐसे पुष्प जो अन्य पुष्पों के समान ही होते हैं और इनके पराग कोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। जैसे वायोला, कोमेलिना और आक्जेलेसी। सेकंड है अनउन्मूलीय परागणी पुष्प। अनउन्मूलीय परागणी पुष्प कैलिस्टोगैमस फ्लावर। इस प्रकार के पुष्पों में पराग कोश एवं वर्तिकाग्र आवृत होते हैं, अनावृत नहीं होते हैं। अब नंबर 2 टाइप के जो स्वपरागण की क्रिया में परागण होता है सजात पुष्पीय परागण, जिसको हम कहते हैं गैटेनोगैमी क्या है? इस प्रकार का परागण एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अर्थात नर पुष्प पर स्थित परागकण मादा पुष्प पर पहुंचने की क्रिया को हम सजात पुष्पी परागण की क्रिया कहते हैं। सेकंड आपका आता है, थर्ड आता है स्वपरागण की क्रिया के अंतर्गत एक्सोनोगैमी, पर निषेचन या पर परागण।
एक्सोनोगेमी क्या है? इसमें विभिन्न पादपों के परागकोश से विभिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। बहुत सारे पौधे हैं वाटिका के अंदर, और उस वाटिका में एक ही जात के बहुत सारे वृक्ष हैं, पौधे हैं। उन पौधों पर स्थित पुष्प के परागकण किसी अन्य पौधे के पर स्थित पुष्प पर या पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचते हैं। उस क्रिया को हम परिनिषेचन या एक्सोनोगेमी कहते हैं। ऐसी क्रिया आपको एक लिंगी, दो लिंगी दोनों प्रकार के पुष्प वाले पौधों में देखने को प्राप्त होगी। अब परागण की दूसरी विधि जो है पर परागण। पर परागण कैसे होता है? पर परागण होता है आपका जो ऐसा परागण जो किसी माध्यम के द्वारा किसी एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण क्रिया कहते हैं, पर परागण क्रिया कहते हैं, सॉरी। अच्छा, तो ये अब आप पर परागण ऐसा परागण जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यह समांतर द्विलिंगी पुष्पी पौधों में होता है। सरसों, मटर, गुड़हल ये सब दो लिंगी पुष्पीय पौधे होते हैं। इनमें क्या होता है कि एक पौधे के पुष्प पर स्थित परागकण, परागकोश के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प पर स्थित वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पर परागण की क्रिया कुछ साधनों के माध्यम से संपन्न होती है। अब पर परागण आपका वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण, कृत्रिम परागण, ऐसी 4 विधियां हैं। मुख्यतः 3 विधि है। इन 3 मुख्य विधियों में पहला है वायु परागण, एनेमोफिली। एनेमोफिली क्या है? एनेमोफिली मतलब कि वायु के द्वारा पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को वायु परागण कहा जाता है। वायु परागण में क्या होता है कि जो परागकण होते हैं वो हवा के माध्यम से आसपास अपनी जाति के उपस्थित पुष्पीय पौधों में परागकण पहुंच करके वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर के बीज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। दूसरा है जंतु परागण। जंतु परागण जो होता है वह 2 प्रकार से होता है, एक कीटों के द्वारा और दूसरा पक्षियों के द्वारा। कीटों के द्वारा आप देखते होंगे जब पुष्प खिलता है तो पुष्प के पास बहुत सारी मक्खियां, तितलियां, अनेक अनेक प्रकार के कीट आपको दिखाई देते हैं। जब वो कीट एक पुष्प पर बैठते हैं तो उन कीटों के परों पर उस पुष्प के परागकण चिपक जाते हैं, और जब वही कीट किसी दूसरे पुष्प, उसी जाति के दूसरे पुष्प पर बैठते हैं तो परागकण वहां उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। तो कीटों के द्वारा जो परागण होता है वो मधुमक्खियां, तितलियां, भंवरे, वर्रे, टिड्डा इत्यादि के द्वारा कीट परागण होता है। कीट परागण अधिकांश पुष्पों में कीट परागण होता है। परागण करने वाले कीटों में मुख्यतः मधुमक्खी, तितली, वर्रे, मक्खी, भौरा इत्यादि प्रमुख हैं। ये कीट जैसे ही पुष्प पर बैठते हैं इनके
रोम युक्त अंगों पर परागकण चिपक जाते हैं और जब ये कीट किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो परागकण झड़कर उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। कीट परागण में जो पुष्प होते हैं वो आकर्षक, चमकीले, रंगीन होते हैं, जैसे सैल्विया, सूरजमुखी, सरसों इत्यादि। अब जंतु परागण की दूसरी जो विधि है पक्षी परागण। अब पक्षी परागण कैसे होता है? जैसे कुछ पुष्पों में पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है और इनके पुष्प बड़े रंगीन एवं गंधयुक्त मुक्त होते हैं, गंध मुक्त होते हैं। ये पक्षी जब एक पुष्प पे बैठते हैं और उसी जात के दूसरे पुष्प पर जाकर बैठते हैं, पुनः बैठते हैं, तो परागकण जो होते हैं वो उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागित हो जाते हैं। जैसे कचनार, कदम, इपेरुला, सेमल, सर्प, पादप आदि। ठीक ऐसे ही रात्रिकालीन खिलने वाले पुष्पीय पौधों में चमगादड़ इत्यादि के द्वारा परागकण एक पुष्प से उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचकर ये परागकण स्थितिकेसर के अंदर उपस्थित अंडाशय में पहुंचकर संयुग्मित होते हैं। तीसरा आपका है जल परागण। जल परागण मुख्यतः जलीय पौधों में होता है। इनमें एक पुष्प के परागकण जल के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और पहुंचकर नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संयुग्मित होता है। जल के अंदर परागण होता है और जल की सतह पर परागण होता है। दो प्रकार का जल परागण होता है, जल के अंदर और जल की सतह पर। जल के अंदर जो परागण होता है वह जो स्टेरा नामक पौधा है उसमें जल के अंदर जो है परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है और जल की सतह पर वेलिसेनेरिया नामक पौधा है, उसकी सतह पर जल के माध्यम से जब जल की लहरें उठती हैं और उस पुष्प के ऊपर जाती हैं तो उन लहरों में उपस्थित परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। इस प्रकार के पुष्प छोटे, रंगहीन, मकरंद रहित होते हैं। इनके परागकण जल की सतह पर तैर सकते हैं। तो जो परागण है, परागण की क्रिया के बिना कोई भी पुष्पी पौधा लैंगिक जनन करने में असंभव है। इसलिए परागण की क्रिया पुष्पीय पौधों के लिए बड़ी ही लाभदायक होती है। अब मैं आपको अगले वीडियो में सैल्विया में कीट परागण तथा वेलिसिनेरिया नामक पौधे में जल परागण कैसे होता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद और आप सभी को पुनः गुड आफ्टरनून। और आपको जो गृहकार्य दिया जा रहा है उस गृहकार्य में आपको सरसों के पुष्प के बाह्य एवं आंतरिक अंगों का नामांकित चित्र बनाकर दिखाना है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी ग्रुप में उस चित्र को बना करके दिखाने की
कोशिश करें। फिर मिलेंगे। गुड आफ्टरनून।